सो यहाँ पे पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे जो एडी डिफ्यूज़न के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी मोबाइल फेज़ हमारा जा रहा है स्टेशनरी फेज़ में, तो सपोज़ करो एक ये पाथ हो गया जो कि एक स्ट्रेट पाथ है, लेकिन वहीं यहाँ से जाके अलग अलग पाथ से जो है मोबाइल फेज़ हमारे ट्रैवल करते हैं और एल्यूट आउट होते हैं। तो ये जो अलग अलग पाथ हैं मल्टी पाथ अलग अलग पाथ से जो डिफ्यूज़न हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पाथ डिफ्यूज़न। ठीक है, और इसी मल्टी पाथ डिफ्यूज़न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एडी डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये सही कैसे होगा, इसमें लिखा है इट इज़ करेक्टेड बाय स्मॉल यूनिफॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल्स और रेगुलर पैकिंग। तो हमारा जो भी कॉलम होगा अगर उसमें सारे पार्टिकल्स सेम साइज़ के होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एडी डिफ्यूज़न जो है वो प्लेस नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूज़न। अब लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूज़न क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से, जैसे अगर ये कॉलम है तो कॉलम के साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी और कॉलम के बीच में लोअर कंसंट्रेशन होगी, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमारे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वेरिएशन होगा और मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सही करेंगे, इट इज़ कैरेक्टेड बाय द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी और फ्लो रेट और बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी। अगर हम विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे तो जो भी फ्लो होगा वो प्रॉपर होगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मास ट्रांसफ़र, इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग वेरी थिन कोटिंग ऑन स्टेशनरी फेज़। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फेज़ है उसके ऊपर हम बहुत सी एक पतली सी थिन कोटिंग कर देंगे, उससे क्या होगा, डीप डिफ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि अगर ये हमारा क्या है, स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई मोबाइल फेज़ ऐसा आ रहा है जो कि इसके अंदर डीप डिफ्यूज़न हो जा रहा है, तो वो एल्यूट आउट ही नहीं होगा, अलग अलग दोनों नहीं होंगे। और क्रोमेटोग्राफी का मेन उद्देश्य क्या है कि दोनों जो हैं वो अलग अलग हो जाने चाहिए, तो दोनों अलग नहीं होंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, डीप डिफ्यूज़न को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटेड द डीप डिफ्यूज़न। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, टैंक होता है आपका जिसमें हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं, फ्लो कंट्रोलर होता है, मोबाइल फेज़ गैस, कैरियर गैस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम अपना सैंपल जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर इंजेक्ट करते हैं फिर सैंपल एप्लीकेशन के लिए। इसके अंदर कॉलम होता है, उस कॉलम में ही जो भी सेपरेशन होगा उस कॉलम के अंदर ही होगा। ठीक है, कॉलम के लिए वॉन डिमीटर इक्वेशन यूज़ होती है, कौन सी, HETP, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। उसके बाद डिटेक्टर और डिस्प्ले जिस पे हमें अपनी रीडिंग शो होगी। अब कैरियर गैसेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन एंड मीथेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सैंपल होगा उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वेपराइज फॉर्म में। जब वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी हमारे गैस के साथ मिक्स होकर अपने एक्शन को यानी क्रोमेटोग्राफी में पार्ट लेगा। ठीक है, अब जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक जो ओवन है, गैस ओवन जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए और उसके अंदर 0.5 ppm से कम लेस देन होना चाहिए। ठीक है, और इनर्ट होना चाहिए और प्योरिटी होनी चाहिए 99.99%, प्योरिटी मस्ट है। ठीक है, और जो हीलियम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गैस है इन टैंक्स में और हायर एफिशिएंसी होती है। अब इस जो ओवन है इसके अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए था गैस का, 40 to 80 psi। ठीक है, ये सब आपके GPAT के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद सैंपल इंजेक्शन है कि जिस इंजेक्टर से हम अपने सैंपल को उसके अंदर डालेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल इंजेक्टर। डायरेक्ट इंजेक्शन करेंगे सिरिंज से या तो हीटेड सैंपल पोर्ट्स, हम जो भी हमारा सैंपल है उसको पहले से हीट करके उसके बाद जब सैंपल हमारा वेपराइज हो जाएगा तब हम उसको डालेंगे। इंजेक्शन विद वॉल और सैंपल लूप, सैंपल जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या तो गैस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड में है तो हम उसका पहले लिक्विड बनाएंगे और लिक्विड को हम क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, माइक्रोलीटर का वॉल्यूम भी हम इसके द्वारा इल्यूट आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद और वेपराइजेशन करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अब। फिर कॉलम जो अवन होता है उसके अंदर टेम्परेचर होना चाहिए अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जो कॉलम मैंने बताया था गैस क्रोमेटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉलम। तो कॉलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिलरी कॉलम और दूसरा होता है पैक्ड कॉलम। अब कैपिलरी कॉलम क्या होते हैं,
इनका इंटरनल डायमीटर होता है 0.2 से 0.7 mm और लेंथ होती है अप टू 300 नैनोमीटर। इसके अंदर होता है डब्लू कॉट, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर और सरफेस सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर। ठीक है, ये डायरेक्ट कोटिंग के होते हैं, डायरेक्ट कोटिंग होता है डब्लू कॉट, और एस कॉट क्या होता है, सरफेस कोटिंग होती है इनके ऊपर। और डायमीटर होता है इनको क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार कोट करते हैं, उसके बाद इसके सरफेस को दोबारा से कोट करते हैं विद द लिक्विड स्टेशनरी फेस से हम इसको दोबारा से कोट करते हैं। उसके बाद पैक्ड कॉलम है। इंटरनल डायमीटर पैक्ड कॉलम का होता है 2 to 4.6 mm एंड लेंथ होती है 1 to 3 मीटर। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा लेंथ होती है 1 से 3 मीटर, तो ये कैसे एडजस्ट होगी, तो ये होते हैं कभी कभी कॉयल फॉर्म में होते हैं आपके ऐसे, कभी यू शेप के अंदर होंगे। तो ये पैक्ड कॉलम अलग अलग तरीके होते हैं। अब जो डिटेक्टर इसमें लगे होते हैं उनके नाम बहुत पूछे जाते हैं जीपेट के एग्ज़ाम में, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिटेक्टर। ठीक है, TCD फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, थार्मोनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर, उसके बाद फ्लेम फोटोमेट्रिक FPD इसको बोलते हैं, उसके बाद फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर PID और मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी में है, जिसका नाम है डेरिवेटाइजेशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी। इसको हम अगले पार्ट में अभी देखते हैं। ठीक है।